हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, है ना। क्लास 8 का। तो लास्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़े थे, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़े थे। आज हम लोग न्यूक्लियस के अंदर घुस कर देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ हम लोग मेनली 2-3 चीज़ देखेंगे, है ना, और उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जानने की कोशिश करेंगे, है। तो देखो, पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस को उसके इन्वायरमेंट, मतलब न्यूक्लियस का इन्वायरमेंट कौन होता है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को जो साइटोप्लाज्म से अलग करता है, वैसे स्किन को हम लोग क्या बोलते हैं? वो स्किन का लेयर जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से, ये जो नया न्यूक्लियस है इसको साइटोप्लाज्म से अलग कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक थिक स्किन होता है। कैसा होता है? थिक स्किन बॉन्डेड फ्रॉम ऑल दी साइड्स। हर एक चारों साइड से ये बॉन्डेड होता है ना। तो लिख लो स्ट्रक्चर में, इट इज अ थिक स्किन bonded from all sides of nucleus, ठीक है। अब आ जाओ इसका फंक्शन में, इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। इट सेपरेट द पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस के पार्ट्स को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। दूसरा क्या करता है? जैसे हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर अंदर क्या चीज़ जाएगा क्या नहीं जाएगा कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस में क्या अंदर जाएगा क्या नहीं जाएगा उसको कौन कंट्रोल करेगा? उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका भी दो फंक्शन होगा, सेम वही फंक्शन होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का था। तो पहला फंक्शन क्या होगा? इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, दैट इज साइटोप्लाज्म। इट सेपरेट्स the nucleus from its environment, ब्रैकेट में लिखना साइटोप्लाज्म। दूसरा फंक्शन, it control the movement of any substance in and out of the nucleus. It controls the movement of any substance in and out of nucleus, जल्दी से उतारो, पॉज करो, वीडियो उतार लो। तो नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग का न्यूक्लियस को पढ़ना है वो है क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम। इसका स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये दिखने में बिल्कुल धागा की तरह होता है। कैसा होता है? बिल्कुल धागा की तरह। तो लिख लो, it has a thread like structure. और इसका फंक्शन का हम बात करते हैं, इसका काम क्या है? तो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि इसका काम ये है कि जो सब जब हम लोग का सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीजन होता है, जब मेरा सेल दो पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब एक सेल से दो सेल बनता है, तो उस समय क्रोमोजोन ही डिवाइड होता है। जो इसके अंदर क्रोमोजोन होता है वही डिवाइड होता है, तो सेल डिवाइड होता है, मतलब इट हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ द सेल। तो इसका पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है इट हेल्प्स in the division of the cell. ये तो पहला फंक्शन हो गया, ये सेल डिवीजन में काम करता है। दूसरा क्या होता है? इसके अंदर में जीन्स होता है। इसके अंदर में क्या होता है? जीन्स होता है, जो काम जिसके थ्रू हम लोग पेरेंट्स का, जो भी पेरेंट सेल होता है उसका कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाता है, मतलब बच्चा में जाता है। ठीक है, तो लिख लो, इट कंटेन्स genes which transfer the character of parent, 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 of parent
parent cell to offspring, पैरेंट सेल टू ऑफ स्प्रिंग, जो कैरेक्टर पैरेंट सेल से ऑफ स्प्रिंग पे ट्रांसफर करता है। इट कंटेन्स जीन विच ट्रांसफर द कैरेक्टर ऑफ पैरेंट सेल टू ऑफ स्प्रिंग। तो पैरेंट सेल का कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रांसफर करता है जीन्स, वो किसके पास होता है? क्रोमोसोम्स के पास होता है। तो अगर कोई जीन्स का डिफिनेशन में पूछ ले तो क्या बोलोगे? इट इज अ यूनिट फाउंड इन द क्रोमोसोम। जीन इज अ unit found in the chromosome which helps to transfer the character of the parent cell to the offspring। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। अब देखो एक और है तुम्हारा इसका पार्ट, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक्चुअली में एक राउंड शेप, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? राउंड शेप होता है, स्मॉल राउंड शेप स्ट्रक्चर, बहुत छोटा सा राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है। अब इसका फंक्शन के बारे में आते हैं तो ये फंक्शन आउट ऑफ सिलेबस है तुम लोग का, क्लास 8 का। ये तुम लोग को हायर क्लासेज में पढ़ना है ना? तो ये हम लोग हायर क्लासेज में अगर हम कहीं पढ़ाएं तो बता देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तुम लोग के 8 क्लास में न्यूक्लियस का फंक्शन के बारे में कोई भी जिक्र ना तो बुक में है और ना ही एग्जाम में आएगा। क्लियर है? तो बस इतना ही हम लोग को न्यूक्लियस के अंदर के बारे में जानना है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेल में चलते हैं, पार्ट नंबर 4, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका कैसा स्ट्रक्चर का ये होता है। फर्स्ट वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो स्मॉल रड शेप या स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर का होता है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म में फाइंड होता है। जिसका मात्रा बहुत ज़्यादा होता है किसमें? साइटोप्लाज्म में। जैसे ये रड शेप हो या स्फेरिकल शेप हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये इसका मात्रा बहुत ज़्यादा होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो लिख लो इसका स्ट्रक्चर में, इट इज अ रड, इट इज अ स्मॉल रड और स्फेरिकल, इट इज अ स्मॉल रड और स्फेरिकल shaped organelles, small rod or spherical shaped organelles, which is found in large number, in cytoplasm, ये बहुत लार्ज नंबर में साइटोप्लाज्म में फाउंड होता है। क्लियर है? अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, काम क्या है, ठीक है। अब सेल को जितना भी एनर्जी मिलता है, राइट, सेल को जितना भी एनर्जी मिलता है वो कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो भी एनर्जी मिलता है वो मतलब कोई भी सेल को वो प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज ब्रोक डाउन करता है, ग्लूकोज टूटता है बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ठीक है। अब जब ग्लूकोज टूटता है अपने पार्टिकल्स में तो वो एनर्जी के फॉर्म में निकलता है, और वही एनर्जी फिर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल को प्रोवाइड करता है। तो लिख लो इसके फंक्शन में, it provides energy to the cell. It provides energy to the cell. It provides energy to the cell. It not only provides energy to the cell, it also makes energy. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता भी है, किसके थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ देता है, ठीक है। तो इसमें सेकेंड पॉइंट लिख लो,
it also it also generate it also generates energy it also generates energy by the process of respiration by the process of respiration in which oxygen oxygen breaks glucose glucose and and it also generates energy by the process of respiration in which oxygen breaks glucose and energy generates generates क्लियर है। जल्दी से उतार लो पॉज करके। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। तो हम लोग पहले जो पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन, वो क्या होता है? सेल का सबसे ऊपर वाला कवर को हम लोग ऐसा स्किन जो सेल को कवर करके रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो प्लांट्स में भी सेल वॉल होता है, जो प्लांट्स को कवर करके रखता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन होता है जो प्लांट्स को सेल कवर करके रखता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवर होता है जिसमें लाइफ नहीं होता, जो डेड होता है, जो मरा हुआ होता है, उसके अंदर लाइफ नहीं होता है, डेड होता है। लेकिन इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी वो उसको कवर करके रखा है कि बाहर की दुनिया से बचाता है उसको, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्यों प्लांट्स को सेल वॉल का जरूरत पड़ा? प्लांट्स को सेल वॉल का जरूरत किस लिए पड़ा? क्योंकि प्लांट्स एक जगह अस्थायी होता है। अब एक जगह अस्थायी होता है, बेचारा को 24 घंटा कभी धूप झेलना पड़ता है, कभी विंड झेलना पड़ता है, कभी मॉइस्चर चेंज झेलना पड़ता है, कभी प्रेशर झेलना पड़ता है, या अलग अलग वेरिएशन जो एटमॉस्फेयर में होता है उसको झेलना पड़ता है। तो उस वेरिएशन को झेलने के लिए उसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भगवान के द्वारा मिला हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ये सेल वॉल डेड है। जैसे हम लोग का घर जो होता है वो डेड होता है, इसमें कोई लाइफ नहीं है, लेकिन ये हम लोग को प्रोटेक्ट करता है बाहर के एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस हो रहा है उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। वैसे ही प्लांट्स को या जो मेरा ट्री है उसको जो प्रोटेक्ट करता है वो कौन है? सेल वॉल है। ये एक थिक लेयर होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में। ये थिक लेयर जो लिविंग थिंग नहीं होता है, जो नॉन लिविंग होता है, जिसमें लाइफ नहीं होता, ये प्लांट्स के अंदर वाले पार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो लिख लो इसके बारे में स्ट्रक्चर। इट इज अ थिक non-living layer. It is a thick non-living layer over the cell membrane over the cell membrane of the plant cell ठीक है। जैसे प्लांट सेल में होता है इसे प्लांट सेल लिखे हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि ये प्रोटेक्ट करेगा सेल को बाहर के अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। तो पहला इसका लिख लो फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स द सेल from outer atmospheric variations like temperature change, wind speed, high speed wind, comma, temperature change, high speed wind, sunlight, humidity etc। ठीक है, ह्यूमिडिटी etc। दूसरा क्या?
अब देखो ये प्लांट सेल जो होता है, मतलब ये सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल को स्ट्रक्चर देता है कि हाँ भाई तुम ऐसा दिखोगे, स्ट्रक्चर देता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है कि वो कहीं भी खड़ा रह सके, है ना। तो लिख लो पॉइंट नंबर 2, इट गिव्स स्ट्रेंथ, shape and size. It gives strength, shape, size and support to the plant, ठीक है। तो ये सपोर्ट देगा, है ना, स्ट्रेंथ देगा, टू द प्लांट सेल कर देना वहाँ पे, टू द प्लांट सेल, स्ट्रेंथ देगा, सपोर्ट देगा, शेप एंड साइज देगा प्लांट सेल को, और बाहरी दुनिया से इसको बचाएगा। यही इसका फंक्शन है सेल वॉल का। तो क्लियर है सेल वॉल का फंक्शन सबको, ठीक है। इसको पॉज करके उतार लें।